यार निफ्टी और गिरने वाला है, या नहीं 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 नहीं, हो गया। निफ्टी को जितना गिरना था गिर चुका है, लेकिन अब मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। ऐसे कई सवाल है आपके भी दिमाग में, एंड इसी सवाल का जवाब पाने के लिए आज शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, वेलकम इस नए एपिसोड में, जहां मैं आपको मार्केट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है। यार देखिए, अभी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर जगह एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, where an investor, a foreign investor is explaining कि इंडिया में जो एफआईज के सेलिंग्स कंटिन्यू है पिछले साल के अगस्त से, वो इस लेवल तक क्यों कंटिन्यू हो रहे हैं। ऐसा मार्केट ने पिछले 5 सालों में कभी नहीं देखा है, जो अब इंडियन मार्केट देख है। एंड दिस करेक्शन इन द मार्केट इज एक्टिंग एज अ स्लो पॉइजन। आपको अगर याद होगा, कोविड जब हिट हुआ था इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 15 से 20% नीचे गिर चुका था, या उससे ज्यादा नीचे गिर चुका था, लेकिन वो फॉल 1 महीना के अंदर हुआ था एंड अगले महीना से मार्केट रिकवर करना शुरू कर दिया था। सो एक बार के लिए आप वो जख्म सह सकते हैं, लेकिन जो जख्म मार्केट में अभी हो रहा है, यानी मार्केट हर एक दिन, हर एक हफ्ता मार्केट नीचे गिरे जा रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ स्लो पॉइजन। पिछले 5 महीनों में मार्केट से ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो चुके हैं। एंड ये बात मैं नहीं, ये बात हर एक न्यूज चैनल, हर एक न्यूज़पेपर कह रही है। आज सुबह मेरे घर पे जो न्यूज़पेपर आया सनमार्ग, उसमें तक ये बात मेंशन किया हुआ था। सो मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है दैट मार्केट पिछले 5 महीना से गिरे जा रहा है, एंड आज तक ना ही गवर्नमेंट ने, ना ही सेबी ने, ना ही आरबीआई ने, किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया है मार्केट को स्टेबल करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा चाइनीज मार्केट से। चाइनीज मार्केट का ऑल टाइम हाई था अराउंड 33,000 के लेवल्स पे, 32-33,000 के लेवल्स पे, जो कि कोविड के टाइम पर था या कोविड के पहले था। उसके बाद चाइनीज मार्केट जब कोलैप्स हुआ, आज के डेट पे चाइनीज मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है। अब एक चीज तो आपको भी पता है कि कोई शेयर जब 100 रुपया का होता है, 100 रुपया से वो शेयर जब घट के 50 रुपया हो जाता है, यानी कि वो शेयर 50% गिरा है। लेकिन अब इस 50 रुपए के शेयर को जब 100 रुपए वापस बनना होता है, तो इसे 50% का मूव कैप्चर नहीं करना होता है, इससे डबल होना होता है। यानी इस 50 रुपए के शेयर को 100% का मूव चाहिए होता है अपने प्रीवियस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से चाइनीज मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे क्रैश हो गया था, एंड आज भी चाइनीज मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 50 to 40% डाउन है। ऐसे में क्या हो रहा है, आपको याद होगा अगस्त में, चाइना अगस्त टू सितंबर में चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। वह ये स्टिमुलस पैकेज होता क्या है एंड ये क्या था चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, अगर मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टिमुलस पैकेज एक ऐसा पैकेज होता है जो कि एफआईज एंड एफपीआईज को अट्रैक्ट करते हैं उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप समझिए जैसे कि बजट या एक मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम किया जाता है हमारी कंट्री में अपने माइक्रो इकोनॉमिक लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए, उसी तरीके से कहीं ना कहीं स्टिमुलस पैकेज को फ्रेम आउट, जो स्टिमुलस पैकेज का फ्रेमवर्क होता है, उसको डेवलप किया जाता है ऑन अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। अब ऐसे में क्या हुआ, ये जो स्टिमुलस पैकेज का आउटकम आया, ये एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम बन चुका था चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, एंड चाइना में तब से लेके आज तक 40% का ग्रोथ दिख चुका है हैंगसेंग इंडेक्स। तो ये जो पैकेज था ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था सभी इन्वेस्टर्स के लिए, एंड इस रीजन से वो हर अलग अलग वेरियस इंडेक्स से अपने प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, एंड वो चाइनीज मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। दूसरा क्या रीजन था, हमारा जो अर्निंग्स का सीजन था वो बहुत ज्यादा खराब था। अर्निंग सीजन वाज नॉट इन आवर फेवर, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स को ग्रोथ नहीं दिख रहा था या मोमेंटम नहीं मिल रहा था, rather I would say, उनको मोमेंटम नहीं दिख रहा था। देखिए, हम सभी को पता है हर एक मार्केट आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला है, एंड इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया का मार्केट डेफिनेट सा बात है, आज जो ऑल टाइम हाई था निफ्टी का 26,000 के लेवल पे, निफ्टी उसे ब्रेक करेगा, निफ्टी उस लेवल के भी ऊपर निकलेगा, सबको पता है। एक दिन आएगा जब निफ्टी 30,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, 40,000 को ब्रेक करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एक डेवलपिंग नेशन का मार्केट हमेशा ग्रोथ करता है, वो हमेशा ग्रो करता है, बट द पॉइंट इज मोमेंटम किधर है।
मे बी निफ्टी यहाँ से 2 या 3 साल तक कंसोलिडेट करे, जैसे कि चाइनीज मार्केट कंसोलिडेट किया था। एंड जैसे कि निफ्टी मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट में लगातार 3 साल तक हमने बुल रन देखा था, मे बी वैसे ही एक बुल रन हम चाइनीज मार्केट पे देखने वाले। तो इसी सोच के साथ एफआईज एग्जिट करने लगे हैं इंडियन मार्केट को। एंड तीसरा जो सबसे मेजर रूल है वो है एलटीसीजी एंड एसटीसीजी। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने एलटीसीजी को इंक्रीज कर दिया है। पहले जो चीज 10% था वो आज के डेट पे 12.5% हो गया है, यानी 25% का उसमें इंक्रीमेंट हो गया है। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कहीं ना कहीं 15% था, ठीक है, आज उसे बढ़ा के कर दिया गया है 20%। तो यार आप मुझे एक बात बताओ, रिटेलर्स काफी दिनों से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमें जो सैलरी मिलता है हम उस सैलरी के ऊपर पहले टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, उसके बाद हम जो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वहां पर हम कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं। देन जो बचा हुआ पैसा है उस पैसे से अगर मैं एक गाड़ी खरीदने जाता हूँ देन उसके ऊपर मेरे को रोड टैक्स पे करना पड़ता है। लाइक देयर आर 10 डिफरेंट टैक्सेस व्हिच अ पर्सन नीड्स टू पे टू यूटिलाइज हिज ओन हार्ड अर्न्ड मनी। ऐसे कई कैलकुलेशंस आपको ट्विटर पे या यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे मिल जाएंगे जहां पे ऐसा क्लेम किया जाता है कि इफ इन इंडिया यू आर अर्निंग अबव 20 lakhs देन 3 से 4 महीने का जो आपका सैलरी है, 3 महीने का जो आपका सैलरी है, वो सैलरी पूरा का पूरा गवर्नमेंट के जेब में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। सो रिटेलर्स काफी दिनों से टैक्स को लेके परेशान था, बट जब से ये एलटीसीजी को इंक्रीज कर दिया गया है यानी कि जुलाई में, तो जुलाई के बाद से अगर आप नोटिस कीजिएगा एफआईज एग्जिट करने लगे इंडिया। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी नेशंस है, अगर दुनिया में 200 नेशंस है सो 199 नेशंस में देयर इज नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन एनी ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट इंडिया। सो इंडिया अगर आपसे एलटीसीजी चार्ज करेगा, अगर आपसे एसटीसीजी चार्ज करेगा, एंड इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टर्स को ग्रोथ भी नहीं दिख रहे फिलहाल के लिए, वहां उनको मोमेंटम नहीं मिल रहा है, सो कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसा इंडियन मार्केट में क्यों इन्फ्यूज करेगा? एंड द इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, और सी आई एम नॉट सेइंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज फूल, नहीं, वो मुझसे ज्यादा समझदार है, वो आपसे ज्यादा समझदार है, दे मस्ट बी वर्किंग ऑन समथिंग, बट द ओनली थिंग इज whatever you are working on or whatever your POV might be, but ultimately it is the retailer who is going to suffer. The retailers have not seen a single profit in the last 4 to 5 months. It's been a very tough journey. Mutual funds have started going in negative. The past 1 year returns have completely wiped out, and the market right now is in a very negative sentiment. If you go and check the small cap, Nippon India small cap, which is one of the, it is considered as one of the best small cap fund, right now it's around 25 to 30% down from its all-time high. The NAV, I'm talking about the NAV. If you go and check Motilal Oswal mid cap fund, you go and check HDFC Defense Fund. HDFC Defense Fund, when this fund was launched in the Indian market, people went crazy for HDFC Defense Fund, and this is one of the reason why the lump sum investment was stopped in that particular fund, because the fund managers couldn't handle the amount of money which was being infused in that particular fund. So this was the craze of that mutual fund, and right now if you go and check that mutual fund, it is almost lagging down. Like there's no option for the investors to exit. People couldn't exit because आपने जब अपने पैसे इन्वेस्ट किए एंड आपका 100 रुपया घट के 70 रुपया आ गया, तो कहीं ना कहीं यू स्टार्टेड थिंकिंग, दैट इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, कि मैं जब 30 रुपए का नुकसान सह चुका हूँ तो यहाँ से 70 रुपए से और कितना गिरेगा, मैक्सिमम 5 रुपए गिरेगा या 10 रुपए गिरेगा, ठीक है, मैं जब 30 रुपए का नुकसान सह सकता हूँ मैं और 5-10 रुपए का नुकसान सह लूंगा। बट ऐसे नुकसान सहते 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 आज के डेट में आधे से ज्यादा लोगों का पोर्टफोलियो 30 से 40% डाउन है। और ये बात मैं अपने प्रीवियस वीडियो से कहते आ रहा हूँ। आपको याद होगा जो मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था अपने चैनल पे, उस फर्स्ट वीडियो में मैंने एक टेक्निकल, मुझे शायद याद नहीं है, शायद वो फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो होगा, बट इन दिनों में से किसी एक वीडियो में मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था निफ्टी का। एंड मैंने उस समय निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 23,000 मे बी, एंड उस समय मैंने कहा था दैट निफ्टी अगर 22,800 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक, सॉरी निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट 24,000 मे बी, उस वक्त मैंने कह दिया था कि अगर निफ्टी 22,800 के लेवल्स को ब्रेक करेगा देन वहां से स्ट्रेट अवे निफ्टी का अगला सपोर्ट है 21,800,
एंड अगर निफ्टी 21,800 के लेवल्स को भी ब्रेक करता है, देन 20,000 और मे बी 19,000 इज इनएविटेबल। आई मीन there's no debate over this कि निफ्टी 19,000 नहीं जा सकता। I have seen many people, आज बहुत लोग कह रहे हैं that Nifty trading at 18,000 or 19,000 is just a joke to me. No, it's not a joke to you. When Nifty was trading at 26,000 level, even then I found these people saying that okay, Nifty will never come down at the level of 21,000 or 22,000. People were laughing when we used to say that okay, Nifty might come down at this level, but no, people were not interested in listening to that. So आज जब Nifty उस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, I want to ask, कहाँ हो आप लोग? आप लोग जो लोग कह रहे थे कि निफ्टी 26,000 से घट के या 25,000 से घट के कभी 22,000 नहीं आ सकता 2 से 3 महीना के अंदर, वेयर आर यू गाइस? तो जब निफ्टी 2 से 3,000 4,000 पॉइंट नीचे गिर सकता है 2 से 3 महीना में, सो निफ्टी इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट द लेवल्स ऑफ 22,000 21,500 से 22,000 के बीच में। यहाँ से निफ्टी को कितना और फॉल चाहिए 20,000 के लेवल्स पे आने के लिए? एंड निफ्टी ऑलमोस्ट आ चुका है, बस ये आप लोगों को दिख नहीं रहा है, या मे बी अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग रेडी नहीं हो साइकोलॉजिकली इसको एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज द मार्केट इज मूविंग अवे, इज मूविंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव प्रेडिक्टेड। बट लेट मी टेल यू, द मार्केट नेवर मूव्स अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, आज के टाइम पे देयर इज टू ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप जो कह रहा है कि मार्केट में बॉटम आउट हो चुका है या मार्केट अब बॉटम बनाने वाला है बहुत जल्दी, 1 से 2 हफ्ता के अंदर मार्केट अब बॉटम बना देगा, यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। एंड एक दूसरा ग्रुप है जो डरा हुआ है, जो कह रहा है कि निफ्टी यहाँ से 19,000 18,000 जा सकते हैं। वेल, मुझे नहीं पता कौन सा ग्रुप जीतने वाला है एट द एंड ऑफ द डे, बट हाँ मुझे इतना पता है कि निफ्टी का लेवल्स, अगर मैं चार्ट को फोकस करता हूँ, आप जाके देखिएगा 22,800 को जब निफ्टी ने ब्रेक किया, उसका अगला सपोर्ट निकल के 21,800 के लेवल्स पे आया था, एंड निफ्टी एग्जैक्टली उस लेवल का सपोर्ट करने वाला है, निफ्टी एग्जैक्टली उसी लेवल को रिस्पेक्ट देने वाला है। लेकिन अगर 21,800 का लेवल्स टूटता है, देन 20,000 का लेवल बहुत ही एक वीक सपोर्ट है। 20,000 का लेवल्स को भी निफ्टी तोड़ सकता है, निफ्टी 19,000 के लेवल्स पे भी जा सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 18,000 17,000 16,000, बट हाँ 18,000 19,000 19,000 और 20,000 निफ्टी टच कर सकता है। एक बार निफ्टी 19 से 20 से टच करता है, उसके बाद मे बी मैं कह सकता हूँ, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट मे बी मैं कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर शायद एक बॉटम बन सकता है। वो भी तब बनेगा जब गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेगा, जब गवर्नमेंट एक स्टेप लेगा मार्केट में, एक एक हैप्पी न्यूज जो हम कहते हैं ना, एक इन्वेस्टर फ्रेंडली न्यूज जब मार्केट में आएगा, तब जाके कहीं ना कहीं शायद मार्केट में एक बॉटम बन सकता है। एंड ये इंडियन में क्या बोलते हैं, बजट में क्या किया गवर्नमेंट ने? बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया इंडियन नेशन को। ठीक है, खैर आप में से कुछ लोग कहोगे कि टैक्स फ्री तो नहीं किया है, टैक्स तो अभी भी लगेगा 12 लाख के ऊपर, लेकिन अगर आप जाके स्टैटिस्टिक्स चेक करोगे तो इंडिया में 97% ऑफ द पॉपुलेशन 12 लाख से कम कमाती है। सो अल्टीमेटली 97% ऑफ द पॉपुलेशन को आप टैक्स नहीं पे करना है। आप अगर जो सैलरीड एम्प्लॉयज हो वो 97% ऑफ द पॉपुलेशन 12 लाख से कम कमाती है, तो उनको आप टैक्स नहीं पे करना है। सो टेक्निकली आई वुड कंसीडर दिस दैट इंडिया इज अ टैक्स फ्री नेशन राइट नाउ। बट इंडिया जो टैक्स फ्री नेशन हुआ, यानी आपने ये चीज किया कि मैं कंजम्पशन को बूस्ट करूंगा, बट आपके कंजम्पशन बूस्ट होंगे कैसे? लोग कंजम्पशन, जब देखिए आज का जो जनरेशन है ये ऐसा जनरेशन नहीं है कि अगर मैं 5 रुपए सेव कर रहा हूँ तो उस 5 रुपए को मैं घर के तिजोरी में रखूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट खुद नहीं चाहता है कि हम वो पैसों को बैंक अपने घर में रखें। गवर्नमेंट फुल बोल रहा है कि आप जाकर उसे इन्वेस्ट करो, या तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, आप एफडीज में इन्वेस्ट करो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं आप उसे निवेश करो, ताकि इकोनॉमी भी ग्रो होगा, आप भी ग्रो होगे। एंड जब लोग अपने हार्ड अर्न मनी को जो सेव करते हैं उसे जाकर जब इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली लोगों को तो नुकसान हो रहा है, अल्टीमेटली लोगों को नुकसान हो रहा है, और कुछ हो तो रहा नहीं है यहाँ पे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से दैट कहीं ना कहीं या तो जो प्रीवियस टैक्स स्लैब्स था कैपिटल गेन में, यानी कि 10% लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए 15%, अगर गवर्नमेंट उस ऑर्डर को वापस रिवर्स कर देता है, जो अभी करंट टैक्स स्लैब बना के रखा है कैपिटल गेन्स का, उसको हटा के अगर प्रीवियस लेवल पे जाता है, तब कहीं ना कहीं मैं उसे मानूंगा कि ओके दिस इज अ हैप्पी न्यूज, बट स्टिल दैट वुड बी अ हैप्पी एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली न्यूज फॉर द रिटेलर्स, नॉट फॉर द एफआईज। एफआईज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए या उन्हें वापस बुलाने के लिए
ये मेरा ये लाइक आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ये मेरा मानना नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी पेपर वर्क स्टडी किए, मैंने जितने भी रिसर्च स्टडी किए, मैंने जितने भी वीडियोस देखे अलग अलग एडवाइजर्स के या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के, उनका भी एक ही कहना है कि एफआईस को अगर इंडिया में वापस बुलाना है, कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाना पड़ेगा, बिकॉज एफआईस को आदत नहीं है टैक्स पे करने की, वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक्सेप्ट इन इंडिया। सो कहीं ना कहीं यू विल हैव टू कंसिडर टेकिंग स्टेप्स। और एज अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं आप इन्वेस्टर्स के लिए कहूँ तो देखिए, गवर्नमेंट क्या करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, आप क्या कर सकते हो ये आपके हाथ में। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड डू समथिंग कि आपको अगर कोई भी स्टॉक आपका 30 से 40% डाउन दिख रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं स्मॉल कैप या क्या बोलते हैं मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया या मे बी माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने लॉस को फिलहाल के लिए स्क्वायर ऑफ कर लो, आप पोजीशंस बुक कर लो, बिकॉज जो भी लोग आपको कह रहे हैं ना कि यहाँ से और नहीं गिर सकता है, ये स्टॉक ऑलरेडी 40% गिर चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कई लार्ज कैप स्टॉक्स है जो अपने ऑल टाइम हाई से 70-80% डाउन आ चुके हैं। सो स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर 40% से और 50% 60% गिर जाता है ना, आई वुड नॉट डाउट। खैर 40% से 60% गिरने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरा 100% गिर गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक 40% गिर गया है, अब वो और 60% गिरेगा तो वो 100% गिर जाएगा, देन कहीं ना कहीं आपका मैथ्स काफी कमजोर है। यू फर्स्ट नीड टू वर्क ऑन योर मैथमेटिक्स स्किल्स, देन यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। बट जिन्हें समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, जिन्हें समझ में आ रहा है मेरा लॉजिक, वो कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपको आपका फेवरेट, देखो आपने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था एंड उस कंपनी का स्टॉक नीचे आ गया तो मैंने भी लॉस बुक किया, लेकिन मेरे को पता है आज मैंने जो लॉस बुक किया है, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को मैं अपने रडार में रखूंगा। एंड आज जिस लेवल पे मैंने उस स्टॉक को बेचा है, आज से अगर 10 दिन बाद या 20 दिन बाद उससे और 20-30 रुपए नीचे मुझे वही शेयर मिलता है, तो मैं उस शेयर में तब इन्वेस्ट करूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देखो लॉस बुक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आई एम स्टार्टेड टू डाउटिंग ऑन द कंपनी या उसके फंडामेंटल्स या उसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या कंपनी क्या करेगा उसके ग्रोथ के ऊपर, नहीं, मेरे को डाउट नहीं है कंपनी के ऊपर, बट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर चल रहा है। एंड जब निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इंडेक्स, हर इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर है, देन आप खुद समझो ना एक स्मॉल कैप कंपनी अपने आप को कितना बचा सकता है। ठीक है, तो ये तो एक पहला स्ट्रेटेजी होना चाहिए। दूसरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टिप मैं लेके आऊंगा। इस मार्केट में, इस बियर मार्केट में आप कॉल साइड पर ज्यादा भरोसा मत करो। अगर आपको कोई कहता है कि यार एक टिप आई है, तू इसका स्टॉक उठा ले, इसका कॉल ऑप्शन ले ले या इंट्राडे कर ले, ये 5-10 रुपए ऊपर जाएगा तो बेच देना। देखो पहली बात तो मार्केट में कभी भी किसी का टिप फॉलो मत करना। अगर आपको टिप मिलता भी है, कोई डाउट नहीं है, टिप तो मैं भी दे सकता हूँ, बहुत लोगों को मैं भी टिप देता हूँ, टिप देने में डाउट नहीं है, लेकिन टिप को लेके एनालाइज खुद को करना पड़ता है, स्टडी खुद को करना पड़ता है। देखो मैं आज आपको कह दूंगा कि आप कल जाके जोमेटो का शेयर को शॉर्ट सेलिंग कर दो, मैंने तो आपको एक टिप दे दिया कि यार आज का जो भी डेट है, आज शायद या आज 2 मार्च है, 3 मार्च इज मंडे, मैं आपको टिप दे रहा हूँ यार जोमेटो को जाके शॉर्ट सेल कर दो, 3 तारीख या 4-5 तारीख तक जोमेटो का शेयर आज के प्राइस से नीचे आ जाएगा। बट अल्टीमेटली शॉर्ट सेलिंग करेगा कौन? आप करोगे ना, पैसे आपके हैं ना, नुकसान होगा तो आपको होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, डेफिनेट सा बात है। आपको प्रॉफिट होगा तो आप मुझे कोई पैसे देने वाले नहीं हो, लेकिन अगर आपको नुकसान होगा तो आप गालियां तो जरूर दोगे। तो मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है, आपको टिप्स भी चाहिए तो टिप्स लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद का भी रिसर्च करो। अगर मैं कहता हूँ कि टेक्निकल चार्ट अगर मैं देख के मेरे को ऐसा लगता है कि जोमेटो नीचे आने वाला है, फंडामेंटली भी मैं कहता हूँ जोमेटो नीचे आ सकता है, क्योंकि जोमेटो का पी बहुत ज्यादा है, जोमेटो का पी इज अराउंड 300-350 है, इस लेवल पे जोमेटो का पी चल रहा है, जो कि बहुत हाई है, बहुत हाई है। एंड जोमेटो यहाँ से, मैंने आज ही एक न्यूज एक मीम देखा, मैं शेयर करता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर जोमेटो का शेयर हमें टोमेटो के भाव में मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बात से रिलेट कर पाओगे आज से 1-2 महीना बाद, देन प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर ये चीज सही है। लेकिन व्हाट आई मीन टू से यू इज कि इस मार्केट में मंदी की तरफ ज्यादा ध्यान दो। जो शेयर आपको लगता है कि खराब परफॉर्म करने वाला है या यहाँ से गिरने वाला है, मैं तो उन शेयर्स पे ज्यादा भरोसा करूंगा rather than ट्रस्टिंग द शेयर्स जो यहाँ से ऊपर जा सकता है।
यहाँ से ऊपर जाने वाले शेयर जो होंगे वो मल्टी बैगर शेयर्स है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा। मार्केट में जब बॉटम बन जाएगा, जब मुझे ऐसा बिलीव होगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल देना शुरू कर दी है, देखो मार्केट रिवर्सल देना शुरू कर दिया है या मार्केट रिवर्सल देना शुरू करेगा, इसमें भी एक अंतर होता है। सो यू विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड ऑब्जर्व कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है या आ चुका है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम मिस कर देंगे, मेरा मानना है अगर मैं निफ्टी में 500 या 1000 पॉइंट मिस भी कर देता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 4 से 5000 पॉइंट अगर नीचे बैठा है, वहां से निफ्टी में 1000 पॉइंट का रिकवरी आ भी गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी 4 से 5000 पॉइंट है खाने के लिए। एंड वो खाने के बाद निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो वहां का अलग 1000 से 2000 पॉइंट है। तो मैं लालची नहीं हूं, मैं 1000 पॉइंट मिस कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को श्योरिटी चाहिए। धंधा में श्योरिटी जैसे चाहिए होता है, वैसे ही मार्केट में श्योरिटी चाहिए कि हाँ भाई ब्रेकआउट आया है कि नहीं। आप में से आधा से ज्यादा लोग ब्रेकआउट जज नहीं कर पाते। एक बहुत ही सिंपल सा बात बताता हूँ, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जब भी होता है, अगर आपने एक पैटर्न ड्रॉ किया ना, आपको लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, नहीं, कैंडल जब ऊपर गया उस लाइन को तोड़ा, उसको ब्रेकआउट नहीं कहते। ब्रेकआउट आपको जब लगता है कि आज मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट उस दिन नहीं देता। आप वेट करो, आप ऑब्जर्व करो, आप अगले दिन देखो। अगले दिन अगर मार्केट में कैंडल अपने सपोर्ट या अपने रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे, मतलब रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर, सपोर्ट है तो उसके नीचे, वहां से अगर कैंडल शुरू हुआ है एंड कैंडल का क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है, कैंडल का क्लोजिंग अपने सपोर्ट के नीचे हुआ है, वो कंफर्मेशन होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो पहले आप एनालाइज करना सीखो चार्ट को, टेक्निकली आप समझना सीखो चार्ट को, फंडामेंटली कंपनी के बैलेंस शीट, कैश फ्लो को समझना सीखो कि कल को मार्केट में एक इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेगा, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, इस कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, बैलेंस शीट में ग्रोथ क्या है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई 2023 में इस कंपनी ने 4000 का प्रॉफिट दिया है, तो क्या हो गया, पहले आप जाके देखो कंपनी कंसिस्टेंट कितना है। यार एक मैच में तो श्रेयस अय्यर भी मार देता है, आज ही के मैच में श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा नॉक खेला, लेकिन नाम किसका है, नाम विराट कोहली का है। क्यों नाम है विराट कोहली का, क्योंकि वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको हर मैच में परफॉर्म करके देगा। सो कंपनीज, कहने का मतलब कंपनी कौन जीतता है, शेयर मार्केट में जीतेगा कौन, वो कंपनी जीतेगा या वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा जो आपको कंसिस्टेंटली अच्छा रिजल्ट देगा। मैं एक साल में तो आपको 4000 करोड़ का एक कंपनी ने प्रॉफिट दे दिया, लेकिन आपने देखा 2025 में या 2024 में, लेट्स से अगले साल उस कंपनी ने खाली 80 करोड़ का प्रॉफिट दिया, 240 करोड़ से घट के 80 करोड़ पे आ गया, या वो नेगेटिव चला गया, या कोई कंपनी नेगेटिव ही चलता है, वो क्वार्टर वाइज में है, आप अगर एक साल में उसे क्वार्टर चार्ट देखोगे, वो 3 क्वार्टर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, 1 क्वार्टर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। आई वुड नॉट बिलीव इन दिस कंपनी, बिकॉज इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जब आप और रिसर्च करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो जो प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट, इट्स नॉट द प्रॉफिट जिसके ऊपर आप डिपेंड होना चाहते हो। बिकॉज कल को आज जो ये आ रहा है, ये 4 महीना में 1 महीना वो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, कल को हो सके वो फैक्टर नहीं बचा उस कंपनी के पास, तो आप कहाँ जाओगे। तो हमेशा आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जो आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका कैश फ्लो काफी अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छा है, एंड जिस कंपनी को आप जानते हो, आप समझते हो, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सीखो। तो अल्टीमेटली मेरा ये कहना है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप ऐसे जगह पे ट्रेड करो जहां पे आपको लगता है कि मेरे को पुट लेना चाहिए, तो यहाँ से ये नीचे जाएगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं 10 में से 7 बार वो आपके फेवर में आएगा। और अगर आप कॉल ऑप्शन के ऊपर बिलीव करोगे तो वो हार्डली इस मार्केट में 10 से 2 या 3 बार ही आपके फेवर में आएगा। ऑल्दो मैं एफएनओ ट्रेडिंग सपोर्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, डेल्टा, थीटा, गामा, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ है रीजंस, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप में से काफी लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हो एंड पैसे बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बनाओ पैसे, आप पैसे बनाओगे। देखो अल्टीमेटली मेरे सब्सक्राइबर्स अगर खुश है तो मैं खुश हूँ, ठीक है, तो आई डोंट हैव अ डाउट। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एट दिस पॉइंट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू बी वेरी वेरी मच कंसर्न्ड कि आप मार्केट में क्या मूव करने वाले हो। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक्सक्यूज मी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास पैसा है हाथ में, देन आई वुड से अभी आप पैसे इन्वेस्ट मत करो,
कीप योर कैश रेडी इन योर हैंड। मार्केट में एक अच्छा टाइम आएगा, जब वो मार्केट में अच्छा टाइम आएगा मैं तब भी रहूंगा। मार्केट में जब खराब टाइम है मैं तब भी आपके साथ हूँ। मार्केट में जब अच्छा टाइम आएगा मैं तब भी आपके साथ रहूंगा। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कब पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस ये काफी बड़ा बड़ा वीडियो हो गया है, तो मैं बस आप सभी से एक अलविदा बोलूंगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। हालांकि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था बिकॉज मेरी भी एग्जाम्स थे एंड देन मैं महाकुंभ गया हुआ था स्नान करने के लिए, बट अभी मैं आ चुका हूँ एंड अभी मेरे एग्जाम्स भी ओवर हो गए, तो अभी मैं कंप्लीटली फ्री हूँ एंड मैं रेगुलरली आप सभी के लिए वीडियोस लेके आने वाला हूँ। एंड इस चैनल पे मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी लेके आऊंगा जहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ एफएनओ ट्रेडिंग के कुछ टेक्निकल चार्ट कैसे पढ़ते हैं, इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं, मैं कैसे यूज करता हूँ इंडिकेटर्स, या मैं कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट करता हूँ, मैं अपने रिसर्च कैसे करता हूँ, ये सब चीज आने वाले दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको भी सीखना है या अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स आपके फैमिलीज भी ये सब सीखे, तो प्लीज शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं मैं भी ग्रो कर पाऊंगा एंड उस ग्रोथ के साथ मुझे भी एक एक मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, जिससे कि आपका भी बेनिफिट हो और मेरा भी बेनिफिट हो। तो जय श्री राम दोस्तों, एंड थैंक यू।